कहानी की शुरुआत तब होती है जब नोआ एक कुलीन नोबल के शरीर में जागता है। सुनने में ये काफी शानदार लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक करता है, सच्चाई सामने आ जाती है और ये ऐसा रिजल्ट होता है कि चिल्लाने से ज्यादा डरावनी चुप्पी लगने लगती है। उसके सारे स्टेट्स F रैंक पर होते हैं, सिर्फ उसका वाटर मैजिक E रैंक का होता है। फिर पता चलता है कि उसका जन्म इंपीरियल रॉयल फैमिली के 13वें राजकुमार के रूप में हुआ है और सम्राट पहले से ही अपने नए वारिस से मिलने के लिए उत्सुक है। जब सम्राट को पता चलता है कि नोआ की सबसे मजबूत मैजिकल अफिनिटी पानी है, तो वह बड़ी ही कैजुअली फैसला कर लेता है कि नोआ का पहला जन्मदिन का तोहफा एक पूरा इलाका होगा, अलमरिया क्षेत्र, जहां वाटर क्लैन की बड़ी आबादी रहती है। और जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, नोआ का रैंक वाटर मैजिक अचानक E+ में बदल जाता है। कुछ ही पल बाद सम्राट नोआ के स्टेट्स देखने की इच्छा जताता है। नोआ पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि ऐसे नंबरों के साथ उसे पूरा भरोसा है कि उसे सीधे महल के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। लेकिन किसी तरह जब स्क्रीन सामने आती है तो उसका वाटर स्टैट एकदम से E से चमकदार SS रैंक पर पहुंच चुका होता है। बाकी सब कुछ अब भी F रैंक पर ही था, लेकिन अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। एक शिशु ने अभी अभी सबसे ऊंची वाटर अफिनिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बस यही वजह थी कि सम्राट को नोआ से गहरी लगाव हो गया। पता चलता है कि उसके वाटर मैजिक के बढ़ने की असली वजह वो तोहफा था जो उसके पुराने आदमी यानी पिता ने उसे दिया था। हालांकि अजीब बात ये थी कि उसकी प्राइवेट स्टैट स्क्रीन पर अब भी E+S लिखा हुआ दिखता था। जहां तक उसके बाकी बढ़े हुए स्टैट्स की बात है, वो उसके नौकरानियों की वजह से थे और उसे अब तक समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जितने ज्यादा सेवक उसके पास होते, वह उतना ही मजबूत होता जाता। उसका लेवल अब भी 1 पर अटका हुआ था, लेकिन उसकी कोई केप नहीं थी। मतलब ये सिर्फ समय की बात थी कि वह सिस्टम ही तोड़ डाले। फिलहाल वह सिर्फ एक कमजोर इंसान था जिसके पास बेहिसाब संभावनाएं थीं। नाश्ते के दौरान उसकी एक नौकरानी एवेलिन अंदर आती है और बताती है कि उसके भाई आए हुए हैं, इसलिए उसे बहुत सावधानी से पेश आना था। वह लाउंज में जाता है और औपचारिक अभिवादन करता है। तभी पहला राजकुमार अल्बर्ट अचानक घोषणा करता है कि वह नोआ के लिए एक तोहफा लाया है। उसका सेवक उसे अंदर लेकर आता है और जैसे ही नोआ की नजर उस तलवार पर पड़ती है, उसका खून ठंडा पड़ जाता है। वो तलवार शापित थी और वह साफ साफ उसमें तड़पती हुई आत्माएं घूमती देख सकता था। और अल्बर्ट अच्छी तरह जानता था कि वो चीज भूतिया है, लेकिन वह इसे सिर्फ एक अच्छा सा तोहफा बताकर टाल देता है। नोआ क्राउन प्रिंस के तोहफे को ठुकरा भी नहीं सकता था, तो उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरी तरह जानते हुए कि ये बात आगे चलकर उसे बहुत भारी पड़ने वाली है, वह मूठ पकड़ता है और धीरे धीरे तलवार उठाता है। तभी अल्बर्ट कैजुअली बताता है कि ये एक वाटर एट्रीब्यूट मैजिक स्वॉर्ड है और अब तक 120 से ज्यादा नाइट्स इसे पकड़ते ही मर चुके हैं। ये सुनते ही नोआ की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और वह तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर देता है। लेकिन चौथा राजकुमार हेनरी बीच में बोलता है और उसे दिलासा देता है। उसके अनुसार जो भी इस तलवार के लायक नहीं था, वह छूते ही मर गया। तो अगर नोआ को मरना होता तो वह पहले ही मर चुका होता। वह शायद सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि उसकी वाटर अफिनिटी SS रैंक की है। हाँ, ये जानकर थोड़ी तसल्ली होती है कि वह मरेगा नहीं। लेकिन नोआ अब भी गुस्से में था कि अल्बर्ट ने उसे सिर्फ एक प्रयोग की तरह इस्तेमाल किया। वह ये बात जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए शांत रहता है और अल्बर्ट के जाने का इंतजार करता है ताकि वह चैन की सांस ले सके। उसी दिन बाद में जब वह अपनी नौकरानी जोए के साथ गलियारे में चल रहा होता है, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जोए का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा आज परेशान दिख रहा था। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जोए टाल देती है और कहती है कि वह ठीक है और उसे परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन नोआ को यकीन नहीं होता। वह सख्ती से उसे बोलने का आदेश देता है और आखिरकार जोए सच बता देती है। जोए बताती है कि उसे कुछ समय की छुट्टी चाहिए क्योंकि उसके परिवार में इमरजेंसी है। जब नोआ पूछता है कि कैसी इमरजेंसी, तो वह बताती है कि उसके गांव में बाढ़ आ गई थी और उसकी माँ का खेत पूरी तरह तबाह हो गया। अब उसकी माँ के पास खुद को सहारा देने का कोई जरिया नहीं बचा था। जोए पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रही थी और उसे बताया गया कि उसका एकमात्र विकल्प रेड
रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। वह छुट्टी के दौरान वही करने वाली थी, लेकिन नोआ उसी पल उसे रोक देता है क्योंकि ऐसा होने देने का सवाल ही नहीं उठता। वह कहता है कि वह उसकी माँ को नौकरी देगा और संयोग से वह खुद भी एक रियर गेट क्लोजर ढूंढ रहा था और चूंकि जोए उसकी गारंटी दे रही है तो उसे महीने के 10 रैन मिलेंगे। जोए हैरानी से उसे देखती है और पूछती है कि क्या वह मजाक कर रहा है क्योंकि 10 रैन आम सैलरी से कहीं ज्यादा है और उसने कभी ऐसी नौकरी का नाम भी नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि नोआ ने ये नौकरी अभी अभी बना ली थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा उसका है और वह उसे जैसे चाहे वैसे खर्च करेगा। वह ये भी बताता है कि शहर के बाहर उसके पास एक खाली घर है जहाँ वे बिना किराए के रह सकते हैं। जोए पहले दिन से उसके प्रति वफादार रही है, इसलिए वह उसे किसी बार की वजह से ऐसी जिंदगी में धकेलने नहीं वाला। लेकिन उस आपदा की बात चल ही रही है तो एक और काम बाकी था। वह अपने बटलर डायलन को बुलाता है और सीधा आदेश देता है, जितनी भी बाढ़ से प्रभावित जमीन मिल सके सब खरीद लो। डायलन और जोए दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन नोआ शांति से अपना तर्क समझाता है। ऐसे समय में हमेशा गिद्धों की तरह लोग निकल आते हैं, घोटालेबाज जो सब कुछ खो चुके बेबस लोगों का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। तो वह चाहता है कि उन बदमाशों के अपने पंजे गाड़ने से पहले ही जमीन को सुरक्षित कर लिया जाए। डायलन यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक 6 साल का बच्चा इतनी दूर तक सोच सकता है। नूह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है और डायलन को यह नहीं पता कि नूह का पिछला जीवन उसे ऐसे शोषण के बारे में बहुत कुछ सिखा चुका है। जाहिर है नूह यह सब खुलकर बता नहीं सकता, इसलिए वह इसे सामान्य बात की तरह आगे बढ़ा देता है। डायलन पूरी तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है खर्च। उसके अनुमान के मुताबिक पूरी जमीन खरीदने में करीब 7 लाख रियान लगेंगे। यह रकम सुनकर जोए लगभग चौंक जाती है और नूह भी समझ जाता है कि यह कोई छोटी रकम नहीं है। तुलना के लिए राजधानी में एक आम वयस्क इंसान साल में करीब 120 रेन कमाता है, जो एक परिवार पालने, घर रखने और ठीक से खाने के लिए काफी होता है। नूह की जागीर आम लोगों से कहीं ज्यादा अमीर है, लेकिन फिर भी उसके पास इस समय सिर्फ 5 लाख रेन ही है, यानी उसे अब भी 2 लाख रेन की कमी है। कोई और रास्ता न देखकर नूह फैसला करता है कि वह उसे उपहार में मिली जमीन बेच देगा, वह चोरों वाला इलाका जो सम्राट ने उसके जन्म के समय उसे दिया था। डायलन तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है क्योंकि वह जमीन सीधे शाही परिवार से मिली है। बिना अनुमति उसे बेचना सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि एक अपराध है। नूह को जोखिम का पूरा अंदाजा है और सजा का भी, फिर भी वह इसे करने के लिए तैयार है। अगर उसके पिता उसे सजा देना चाहते हैं तो वह बाद में झेल लेगा। अगली सुबह जब नूह और उसका स्टाफ आपदाग्रस्त इलाके के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक अनपेक्षित मेहमान आता है, चौथा राजकुमार हेनरी। अल्बर्ट के उलट जो सिरदर्द की तरह है, हेनरी वाकई एक अच्छा इंसान है। उसके साथ वक्त बिताने पर साफ समझ आता है कि वह सच में परवाह करता है। वह नूह का हालचाल पूछने और उस श्रापित तलवार के बारे में चेतावनी देने आया था। उस तलवार की अपनी इच्छा है, भले ही नूह श्राप से सुरक्षित हो, लेकिन जब तक तलवार उसे अपना स्वामी न माने वह ठीक से काम नहीं करेगी। यह बात नूह के दिमाग में बैठ जाती है और वह हेनरी का शुक्रिया अदा करता है। कुछ ही देर बाद नूह दाऊ गांव के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर हालात उसकी कल्पना से भी बदतर होते हैं। इसे सिर्फ बाढ़ का नुकसान कहना बहुत हल्का होगा। पूरा गांव ऐसे तबाह पड़ा है जैसे समुद्र के देवता और युद्ध के देवता यहाँ लड़कर चले गए हों। सिर्फ देखकर ही नूह समझ जाता है कि ज्यादातर लोगों के सरकारी दस्तावेज बाढ़ में बह गए होंगे। इसलिए वह डायलन को आदेश देता है कि वह तुरंत स्थानीय सरकारी दफ्तर जाकर जितनी हो सके उतनी रिकॉर्ड की प्रतियां इकट्ठा करे ताकि जमीन खरीदने की प्रक्रिया आसान हो सके। जब डायलन कागजी काम संभालता है, नूह खुद गांव का जायजा लेने निकल पड़ता है। जोए उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह काम किसी राजकुमार को शोभा नहीं देता, लेकिन नूह साफ कह देता है कि वह जा रहा है। उसे पसंद हो या न हो, या तो वह साथ चले या फिर गाड़ी में इंतजार करे। मजबूर होकर जोए उसके साथ चल पड़ती है और हालात वाकई उतने ही भयानक निकलते हैं जितने दिख रहे थे। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, न खाने को कुछ है, न कमाई का कोई जरिया और बिना मदद के साल गुजारने की कोई उम्मीद नहीं। तभी गांव में एक घंटी बजती है और सारे लोग जो कभी टाउन स्क्वायर था वहां जमा होने लगते
लगते हैं। जोए समझ जाती है कि यह खाना बांटने का समय है। आमतौर पर साम्राज्य आपदाग्रस्त इलाकों में राहत भेजता है, इसलिए नूह को अच्छा लगता है कि कम से कम सिस्टम का यह हिस्सा काम कर रहा है। वह भीड़ में शामिल होकर खाना लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वह एक कौर लेता है उसका सारा भरोसा टूट जाता है। खाना बेहद घटिया होता है। उसे लगता है कि इसके सामने भारतीय स्ट्रीट फूड भी शाही दावत लगे। शोरबा पानी जैसा और कड़वा है और सब्जियां आधी सड़ी हुई लगती है। एक ग्रामीण नूह की शिकायत सुन लेता है और उसे बस एक और पीड़ित समझकर कहता है कि खाना हमेशा ऐसा ही होता है। शिकायत करने पर भी कुछ नहीं बदलता। रसोइयों को न सफाई की परवाह है न स्वाद की। तभी एक जोरदार ऐलान होता है, निरीक्षण चल रहा है। नूह जोए से पूछता है और वह बताती है कि स्थानीय अधिकारी लॉर्ड गार्ल खाना जांचने आया है। गार्ल बर्तन की ओर देखता है, समझ जाता है कि खाना बिल्कुल बेकार है, लेकिन क्योंकि उसे खुद यह नहीं खाना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शेफ से कहता है कि उसके लिए हवेली में ठीक ठाक खाना बना दिया जाए। शेफ मुस्कुराते हुए हामी भर देता है। साफ है कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन नूह यह बर्दाश्त नहीं करता। वह आगे बढ़कर गार्ल से पूछता है कि क्या गांव वालों को घटिया खाना इसलिए मिल रहा है क्योंकि वह राहत का पैसा चुरा रहा है। गार्ल नूह को एक मामूली गरीब बच्चा समझकर न तो इनकार करता है न शर्माता है। वह खुलेआम मान लेता है और हंसते हुए कहता है कि गांव वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बार पीड़ितों से चोरी की शेखी सुनकर नूह का खून खौल उठता है। उसकी यह भावना इतनी प्रबल होती है कि गाड़ी में रखी श्रापित तलवार हिलने लगती है। गार्ल गुस्से में आकर तलवार निकाल लेता है और नूह को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर सके, लेवियाथन तलवार अपने आप बाहर निकलकर नूह के पास उड़ आती है। नूह की अडिग इच्छा और न्याय की भावना को देखकर तलवार उसे अपना असली स्वामी मान लेती है और फिर नूह बिना हिचकिचाहट के एक ही वार में गार्ल का सिर धड़ से अलग कर देता है, राहत का पैसा चुराने और एक शाही राजकुमार को धमकाने के अपराध में। कुछ ही देर बाद गार्ल का वरिष्ठ अधिकारी रोवन वहां पहुंचता है। कुछ सिपाही नूह को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही रोवन उसे पहचानता है वह तुरंत घुटनों पर बैठकर 13वें राजकुमार को सम्मान देता है। नूह साफ शब्दों में कहता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा था उस पर गंभीर बात करनी होगी। गार्ल को सजा मिल चुकी है, लेकिन जो बाकी लोग उसके साथ मिलकर चोरी कर रहे थे वे अभी भी मौजूद है। नूह रोवन को आदेश देता है कि वह सबका हिसाब साफ करे और अंत में वह एक और आदेश देता है, लोगों को ढंग का खाना मिले। उस दिन बाद में जब नूह पूरे गांव को खरीद लेता है, यह खबर अल्बर्ट तक पहुँचती है। वह हैरान होता है कि नूह ने लेवियाथन तलवार को बिना किसी नुकसान के संभाल लिया, लेकिन वह चिंता नहीं करता, बस मुस्कुराता है। उसके छोटे भाई ने यह परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन आगे और भी योजनाएं उसका इंतजार कर रही है। इसी बीच नूह को उसके पिता ने बुलाया। वह सोचकर जाता है कि उसे शाही जमीन बेचने के लिए डांट पड़ेगी, लेकिन उल्टा सम्राट उसका धन्यवाद करता है। अगर नूह ने दखल न दिया होता तो उस गांव की हालत और भी बदतर होती। अब सम्राट को साफ दिखता है कि नूह कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वह सक्षम है। इसलिए वह उससे कहता है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल साम्राज्य की भलाई के लिए करता रहे। नूह खुशी खुशी यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह नूह खुद को रेड स्ट्रीट के शांत हिस्से में चलते हुए पाता है। वह एक छोटे से छिपे हुए डाइनर की ओर जा रहा होता है, जिसके बारे में ज्यादातर पर्यटक नहीं जानते। शहर में चर्चा है कि हाल ही में वहाँ एक खास स्ट्रीट परफॉर्मर ने काफी धूम मचा रखी है और नूह यह देखने के लिए उत्सुक है कि आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अंदर जाकर वह एक शांत जगह चुनता है और वहां बैठ जाता है, अपनी मौजूदगी को ज्यादा जाहिर किए बिना, और यूं ही कमरे पर नजर घुमाने लगता है। उसी पल गुलाबी बालों वाली एक लड़की आगे बढ़ती है और गाना शुरू करती है। उसकी आवाज डाइनर में हवा के झोंके की तरह फैल जाती है। तभी नूह उसे तुरंत पहचान लेता है। वह एलिस है, वही स्ट्रीट परफॉर्मर जिसके बारे में उसने सुना था। ध्यान से सुनते हुए नूह समझ जाता है कि उसकी आवाज बिल्कुल भी बुरी नहीं है, लेकिन संगीत का विशेषज्ञ न होने के बावजूद वह यह भी महसूस कर सकता है कि उसकी तकनीक अभी काफी कच्ची है। प्रतिभा तो है, इसमें शक नहीं, लेकिन उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है, वह पूरी ताकत से गा रही है। हर सुर में, हर पंक्ति में वह अपना दिल झोंक देती है। वह यह सिर्फ शौक के लिए नहीं कर रही, वह आगे बढ़ना चाहती है। अपने पास जो थोड़ा सा है उसी के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। अचानक डाइनर
डायनर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है जब 3 खुरदरे से दिखने वाले आदमी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और पल भर में सारी नजरें उन्हीं पर टिक जाती है। जैसे ही उनकी नजर एलिस पर पड़ती है वे उस पर चिल्लाने लगते हैं और पूछते हैं कि वह गाना गाकर समय क्यों बर्बाद कर रही है, बजाय इसके कि अपने माता पिता के कर्ज को चुकाने का कोई असली तरीका ढूंढे। उनकी बातों पर एलिस पीछे सिमट जाती है। साफ दिखता है कि वह बुरी तरह डर गई है, जबकि वे लोग उसके और करीब आ जाते हैं। उसकी आवाज कांपने लगती है जब वह बताती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन वह कसम खाती है कि वह पूरी कोशिश कर रही है। उसके पास देने के लिए सच में कुछ भी नहीं है। वे लोग आपस में गंदी मुस्कानें बांटते हैं और इस बात पर घिनौने सुझाव देने लगते हैं कि उसके जैसी लड़की और किन तरीकों से भुगतान कर सकती है। कमरे में नफरत और घृणा से भरी फुसफुसाहटें गूंज उठती है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। सब लोग जमे हुए बेबस से तमाशा देखते रहते हैं। जब हालात हद पार करने ही वाले होते हैं, तभी नूह अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा होता है। वह शांत और संयत होकर आगे बढ़ता है और उन्हें याद दिलाता है कि साम्राज्य का कानून सख्ती से मना करता है कि किसी बच्चे से माता पिता का कर्ज जबरदस्ती वसूल किया जाए। वे आदमी हंसकर उसकी बात को टाल देते हैं, यह मानते हुए कि वह बस कोई ऐशो आराम में पला अमीर बच्चा है जिसे दुनिया की सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं। तभी उनमें से एक नूह का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। नूह लेवायथन तलवार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पलटवार करता है और दबाव की एक जबरदस्त लहर पूरे डायनर को हिला देती है। उसी पल उन आदमियों को एहसास हो जाता है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। घबराहट में तीनों बदमाश बिना एक पल सोचे डायनर से भाग खड़े होते हैं। दोबारा किस्मत आजमाने की हिम्मत उनमें नहीं बचती। खतरा टलने के बाद नूह एलिस की ओर मुड़ता है। इस बार उसकी आवाज नरम होती है। वह उससे पूछता है कि महीने भर गुजारने के लिए उसे कितने पैसों की जरूरत है। एलिस कुछ पल हिचकिचाती है, फिर बताती है कि उसकी ज्यादातर कमाई उसकी माँ के इलाज पर खर्च हो जाती है। सब कुछ सुनने के बाद नूह शांत स्वर में एलिस से कहता है कि अब से वह उसे हर महीने 25 रान देगा, ताकि वह पैसों की चिंता किए बिना पूरी तरह अपने गायन पर ध्यान दे सके। वह यह भी वादा करता है कि जैसे जैसे उसकी कला निखरेगी वह यह राशि बढ़ाता जाएगा और उसे बिना किसी डर के अपने सपने के पीछे लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। गहराई से भावुक होकर एलिस सच्चे दिल से उसका धन्यवाद करती है और बताती है कि उसकी यह दयालुता उसके लिए कितनी मायने रखती है। वह वादा करती है कि वह उसे निराश नहीं करेगी और एक गायिका के रूप में कड़ी मेहनत करती रहेगी और लगातार आगे बढ़ेगी। बाद में नूह घर लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि वही 3 बदमाश महल के फाटक पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं, सिर झुकाए हुए। वे लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं। जो हुआ उसके लिए माफी मांगने को बेताब। एक नजर में ही नूह समझ जाता है कि मामला क्या है। उन्हें साफ साफ पता चल चुका है कि वह असल में कौन है, लेकिन उनके साथ समय बर्बाद करने के बजाय नूह शांति से दासियों से कहता है कि उन आदमियों को भगा दिया जाए और जोड़ता है कि राजकुमार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वे जब चाहे मिल सके। कुछ ही पलों बाद नूह का बड़ा भाई हेनरी वहां पहुंचता है और तुरंत इस बात से सहमत हो जाता है कि नूह ने जैसा किया वह बिल्कुल सही था। वह कहता है कि उनसे मिलने से इनकार करना ही सही फैसला था, क्योंकि ऐसे लोगों को शाही परिवार के सामने आने देना ताज की गरिमा को कम करेगा और राजघराने की सत्ता को कमजोर करेगा। फिर नूह हेनरी को अंदर बुलाता है और समझाता है कि उसका फैसला सिर्फ शाही सम्मान की रक्षा के लिए नहीं था। वह उसे डायनर में हुई पूरी घटना बताता है और यह भी मानता है कि अगर उसने उन आदमियों से व्यक्तिगत रूप से बात की होती तो वे समझते कि वह नाराज है और उससे बचने लगते, और अगर वही डर उन्हें एलिस से दूर रखता है तो यही नतीजा वह चाहता है। हेनरी ध्यान से सब सुनता है और सचमुच प्रभावित हो जाता है। इतनी कम उम्र में नूह पहले से ही कई कदम आगे सोच रहा था। वह यह भी मानता है कि उनके ज्यादातर भाई जो उम्र में नूह के आसपास ही है इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाते, और यह एहसास उसे नूह पर और भी ज्यादा गर्व महसूस कराता है। इसके बाद हेनरी लेवायथन तलवार का जिक्र करता है और पूछता है कि क्या अफवाहें सच है, क्या नूह ने सचमुच उस पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। नूह इसकी पुष्टि करता है कि यह सच है और कहता है कि वह यह सब सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि पहले हेनरी ने उसे सही सलाह दी थी, और इसे दिखाने के लिए वह बिल्कुल सहजता से लेवायथन तलवार को अपने सामने बुला लेता है, मानो वह हवा में से अचानक प्रकट हो गई हो। हेनरी
हेनरी अविश्वास से उसे घूरता रह जाता है, क्योंकि उसे तो यह भी नहीं पता था कि लेवाइथन तलवार ऐसा कुछ कर सकती है। नूह समझाता है कि वह तलवार वास्तव में कहीं से प्रकट नहीं हुई थी, वह पूरे समय उसकी आस्तीन के नीचे छिपी हुई थी, संकुचित और निष्क्रिय, और उसके आदेश पर ही फैलकर सामने आई थी। उस तलवार की अपनी एक इच्छा शक्ति थी और उसी ने नूह को यह क्षमता इस्तेमाल करना सिखाया था। हेनरी मान लेता है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ संभव भी है, और वह नूह की खुद से यह सब खोज निकालने के लिए उसकी तारीफ करता है। इसके बाद महल की दीवारों के बाहर वही पहले वाले 3 आदमी अब भी आसपास मंडरा रहे होते हैं, साफ तौर पर नूह से दोबारा सामना करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक नूह को आते देखता है, वह अचानक उस पर झपट पड़ता है, लेकिन नूह जरा भी नहीं हिलता। शांत भाव के साथ वह लेवाइथन तलवार की शक्ति का बस एक छोटा सा अंश छोड़ता है। दबाव में बदलाव तुरंत होता है और वह आदमी शुद्ध आतंक में पीछे हट जाता है और वहीं गिरकर माफी मांगने लगता है। पूरे दृश्य को अपनी आंखों के सामने घटते देख हेनरी उलझन भरी नजर से नूह की ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसने अभी क्या किया। नूह लापरवाही से जवाब देता है कि उसने बस तलवार की आभा का थोड़ा सा इस्तेमाल करके उन्हें डराया था। उसी शाम नूह को एक शाही बॉल में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। जैसे ही वह भव्य हॉल में कदम रखता है, सारी निगाहें उसी पर टिक जाती है और उसके प्रवेश करते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उसके पास खड़ा एक कुलीन व्यक्ति, जिसका नाम राइडोक है, नूह की कमर से बंधी वस्तु को देखता है और उसकी ओर इशारा करता है। नूह पुष्टि करता है कि वह बिल्कुल वही है जैसा दिख रहा है, लेवाइथन तलवार जो स्वयं क्राउन प्रिंस ने उसे उपहार में दी थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, पूरा हॉल स्तब्ध खामोशी में डूब जाता है और उसके बाद सामूहिक रूप से हैरानी की सांसें भर उठती है। वहाँ मौजूद हर कोई लेवाइथन को राज्य की सबसे महान धरोहरों में से एक के रूप में जानता है, एक ऐसा हथियार जो इतना शक्तिशाली है कि अनुभवी योद्धा भी उससे डरते हैं कि वह यह अफवाह है कि उसे नियंत्रित करना बेहद कठिन है। एक संदेहशील मेहमान बोल उठता है और कहता है कि यह तलवार जरूर नकली होगी, शायद सिर्फ एक रस्मी प्रतिकृति। एक शब्द भी कहे बिना नूह उसकी शक्ति की एक हल्की सी लहर हवा में छोड़ देता है। असर तुरंत होता है। एक भारी दबाव पूरे हॉल पर टूट पड़ता है, जिससे कई मेहमान डर के मारे पीछे सिमट जाते हैं। जैसे ही नूह उस ऊर्जा को वापस खींच लेता है, कमरा एक बार फिर स्तब्ध खामोशी में डूब जाता है और उसके बाद कोई भी सवाल नहीं उठाता। अब यह साफ हो जाता है कि हथियार असली है, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नूह का उस पर पूरा नियंत्रण है। बाकी रात भर एक एक करके कुलीन लोग उसके सामने आने के लिए कतार लगाने लगते हैं। हर कोई उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की उम्मीद करता है। वे सावधानी भरे शब्दों और सम्मानजनक हावभाव के साथ उसका अभिवादन करते हैं और हर कोई यही कहता है कि उसके सामने खड़ा होना ही उनके लिए सम्मान की बात है। नूह हर परिचय को शालीनता से सुनता है और हर मेहमान को विनम्रता से उत्तर देता है। आखिरकार अगली जोड़ी आगे आती है, शक्तिशाली एलन कंपनी के प्रमुख बायरन एलन और उनकी बेटी सिंडी। नूह उन्हें पास आते हुए ध्यान से देखता है और बस कुछ ही पलों में वह कुछ असामान्य बात पकड़ लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सिंडी बायरन की जैविक बेटी नहीं है, वह गोद ली गई है। और इससे भी आगे नूह को यह भी साफ दिख जाता है कि सिंडी कभी एक दासी गुलाम रह चुकी है। इसका संकेत उसकी आंखों में छिपा होता है, वह सतर्क संभली हुई नजर जो लगातार कमरे पर निगाह रखती है, जैसे भीतर ही भीतर खुद को किसी भी पल के लिए तैयार रखे। यह एक ऐसी नजर है जिसे नूह अच्छी तरह जानता है। यह उस इंसान की नजर है जिसने जंजीरों में जिंदगी गुजारी हो और जिसने कभी अपनी पीठ पीछे देखना बंद न किया हो। बायरन स्तब्ध रह जाता है कि नूह ने सिर्फ उसे देखकर यह सब समझ लिया। हैरान होकर वह एक घुटने पर बैठ जाता है और सब कुछ स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि सिंडी मूल रूप से एक दासी थी जिसे उसने खरीदा था, लेकिन उसकी तेज बुद्धि और समझदारी देखकर उसने उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लेने का फैसला किया। यह सुनकर नूह के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। उसे हमेशा ऐसी कहानियां पसंद थीं जहां किसी की जिंदगी बेहतर मोड़ ले लेती है। भावुक होकर नूह बायरन और सिंडी दोनों को जल्द ही अपने एस्टेट पर आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि वह सिंडी के अतीत के बारे में विस्तार से और सुनना चाहेगा। बायरन सम्मानपूर्वक झुकता है और सहमति जताता है, यह कहते हुए कि यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। विदा लेने के बाद दोनों शालीनता से पार्टी से अलग हो जाते हैं। अगले दिन नूह यूं ही शहर में टहल रहा होता है।
तभी अचानक उसकी मुलाकात उसके भाई ऑस्कर से हो जाती है, जो संयोग से राज्य का 8वां राजकुमार भी है। थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत के बाद ऑस्कर सुझाव देता है कि वे दोनों साथ में एक खजाने की तलाश पर चलें, यह कहते हुए कि उसके पास उस दिन के लिए और कोई योजना नहीं है। नूह सहमत हो जाता है और दोनों कोबाल्ट स्ट्रीट नाम की जगह की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि नूह पहले कभी वहां नहीं गया था, लेकिन उसने उसके बारे में काफी सुना था। कहा जाता है कि वहां पूरे साम्राज्य से लाई गई दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की भरमार है। हालांकि ऑस्कर यह भी बताता है कि वह जगह उतनी ही बदनाम भी है, क्योंकि वहां नकली सामान की भरमार रहती है। कबाड़ के ढेर में से किसी असली चीज को पहचान पाना किसी भी सच्चे कुलीन के लिए एक बुनियादी परीक्षा माना जाता है। वे घंटों तक दुकानों और स्टॉलों में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ भी खास नजर नहीं आता। आखिरकार ऑस्कर आह भरता है और सुझाव देता है कि वे हार मान ले और घर लौट चले। उसी पल नूह की नजर धूल भरे एक कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ती है। उसमें कुछ ऐसा होता है जो उसे अपनी ओर खींच लेता है और वह उसे खरीदने का फैसला कर लेता है। ऑस्कर पास झुककर उसे ध्यान से देखता है और अचानक सन्न रह जाता है। उसकी आंखें फैल जाती है जब उसे एहसास होता है कि नूह के हाथ में क्या है। यह एंड्रिया नामक महान जादूगर की ग्रिमोयर थी। ऑस्कर को पूरा यकीन हो जाता है कि यह असली है, और अगर ऐसा है तो इसके अंदर की सामग्री के आधार पर यह किताब आसानी से 1000 रेन की कीमत की हो सकती है। वह अविश्वास में नूह को घूरता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह किताब असली है। लेकिन सच्चाई यह थी कि नूह को खुद भी कोई अंदाजा नहीं था। उसने यह किताब सिर्फ इसलिए खरीदी थी क्योंकि जैसे ही उसकी उंगलियां इसके कवर से टकराईं, उसकी विंस्टेट में एक प्लस जुड़ गया था। और वही अजीब सी प्रतिक्रिया उसे यह सोचने के लिए काफी लगी कि शायद यह किताब किसी काम की चीज है। अचानक नूह के दिमाग में एक जंगली सा विचार आता है। वह लेवाइथन तलवार निकालता है और बहुत सावधानी से उसकी थोड़ी सी ऊर्जा सीधे ग्रिमोयर में प्रवाहित करता है। कुछ ही सेकंड में किताब जोर से कांपने लगती है, उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिरती है और अपने आप खुल जाती। मंत्रों वाले पन्नों में से एक भयावह रंग से चमकने लगता है और कोई अंधेरी प्राचीन शक्ति सक्रिय हो जाती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह निषिद्ध ग्रंथ उनके सामने ही उस महान जादूगर की सील की गई आत्मा को मुक्त कर देता है। ऑस्कर की आंखें डर से फैल जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है और नूह को वहां से तुरंत भागने के लिए चिल्लाता है। लेकिन भागने के बजाय नूह अपने पैर जमा लेता है, लेवाइथन को उठाता है और बिना पलक झपकाए एक ही निर्दयी वार में सामने आती आत्मा को काट देता है। वह प्रहार सीधे जादूगर की आत्मा को चीर देता है और उसे पूरी तरह मिटा देता है एक ही वार में। जैसे ही खतरा टलता है, नूह अपनी स्टेटस विंडो देखता है और उसमें कुछ नया पाता है। उसकी विंड स्किल सीधे एस रैंक पर पहुंच चुकी होती है। यह अचानक हुआ उन्नयन उसे चौंका देता है, लेकिन वह उस पर अटका नहीं रहता। वह तुरंत ऑस्कर की ओर देखता है, जो अब भी अविश्वास में जड़ बना खड़ा है। राजकुमार के दिमाग में यह बात ही नहीं बैठ रही कि अभी अभी क्या हुआ। एक पल पहले वे बस एक किताब के सामने खड़े थे और अगले ही पल नूह ने एक महान आत्मा को ऐसे मिटा दिया जैसे वह कुछ भी न हो। ऑस्कर बार बार खुद से पूछता रहता है कि नूह इतनी तेजी से इतना शक्तिशाली कैसे हो गया और उसे ठीक ठीक पता कैसे था कि क्या करना है। धूल बैठने से पहले ही एक आदमी आगे आता है और सम्मान पूर्वक उनके सामने घुटने टेक देता है। वह अपना परिचय एलन के रूप में देता है, जो पास ही की एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक है। जो कुछ नूह ने अभी किया था उसे देखकर एलन कहता है कि उसे लगता है कि अब नूह को वह चीज दिखाना उसका फराजा है जिसे वह सालों से अपने पास संभाल कर रखे हुए है, एक ऐसी चीज जिसे वह सचमुच एक असली खजाना मानता है। वह विनम्रता से उनसे उसके साथ चलने का अनुरोध करता है। दुकान के अंदर पहुंचकर एलन एक अजीब सी अंगूठी निकालता है और बहुत सावधानी से उसे सामने रख देता है। वह बताता है कि कहा जाता है कि यह अंगूठी सिर्फ तभी अपनी असली प्रकृति दिखाती है जब उसका नियत स्वामी सामने आता है। दर्जनों लोगों ने इसे सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन इसने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। नूह भौंक उठाता है, यह सोचते हुए कि यह भी शायद एक और बेकार चीज होगी, लेकिन एलन तुरंत जोर देकर मना करता है। वह कहता है कि यह अंगूठी बिकने से इनकार करती है और जब जब उसने इसे बेचने की कोशिश की, यह रहस्यमय तरीके से वापस उसकी दुकान में आ जाती है, चुपचाप बाकी सामानों के बीच पड़ी हुई। उत्सुक होकर नूह अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेता है और उसी पल उसके दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह बताती है कि यह
अंगूठी ट्रिपल एस रैंक की दुर्लभ वस्तु है और अब उसने नूह को अपना सही स्वामी मान लिया है। जैसे ही आवाज गायब होती है, अंगूठी तेज रोशनी में फट पड़ती है और रूप बदलने लगती है। रोशनी जीवित धागों की तरह नूह के शरीर के चारों ओर लिपट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही एक शानदार उच्च स्तरीय कवच का रूप ले लेती है। यह दृश्य देखते ही ऑस्कर और एलन दोनों समझ जाते हैं कि नूह ही इस अंगूठी का सच्चा धारक है। नूह एलन की ओर मुड़कर कहता है कि वह यह अंगूठी अपने साथ ले जाएगा और पैसे बाद में भिजवा देगा, लेकिन एलन कुछ कह भी पाता उससे पहले ही ऑस्कर बीच में आ जाता है और नूह से कहता है कि भुगतान की बात भूल जाए, वह खुद इसकी पूरी कीमत चुकाएगा और जोर देकर कहता है कि नूह इसे उसका निजी उपहार समझे। और कुछ कहने को न बचने पर नूह अंगूठी स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर बाद ऑस्कर उसे छोड़ देता है और विदा लेता है, लेकिन जैसे ही नूह दरवाजे के अंदर जाने वाला होता है, वही डाइनर वाला खुरदरा आदमी अचानक तलवार लेकर उस पर झपट पड़ता है। ब्लेड पास भी आने नहीं पाता कि अंगूठी उसके हत्यारे इरादे को भांप लेती है और तुरंत सक्रिय हो जाती है, एक ढाल छोड़ती है जो वार को पूरी तरह रोक लेती है। गाड़ी का चालक एक पल की भी देरी नहीं करता और हमलावर को जमीन पर पटककर जकड़ लेता है। ऑस्कर यह सब देखता है और स्तब्ध रह जाता है, सिर्फ अंगूठी की तेज प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि इस बात से कि नूह ने इसे कितनी सहजता से संभाला। जिस तरह ढाल बिना हिचक सक्रिय हुई, उससे साफ हो जाता है कि नूह पहले से ही उसकी शक्ति के साथ तालमेल बिठा चुका है। उसी रात नूह फिर से डाइनर जाता है ताकि एलिस को गाते हुए देख सके। जैसे ही वह गा रही होती है, दो नशे में धुत आदमी अचानक मंच पर चढ़ आते हैं, उसे धक्का देते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। एक पल में नूह उनके बीच प्रकट होता है और आगे बढ़कर उन्हें रोकता है। लेवाइथन तलवार के एक ही वार से वह दोनों बेवकूफों को दरवाजों के पार उड़ा देता है। वे शर्म से आधे उतरे पैंट संभालते हुए भाग खड़े होते हैं। मामला शांत होने के बाद नूह मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि ऐसे कचरे को दोबारा अंदर न आने दे। मालिक थकी हुई सांस छोड़ता है और उदासी से कहता है कि ऐसे शराबी ही इस जगह को जिंदा रखे हुए है। नूह बात समझ जाता है और बिना एक पल सोचे पूरे डाइनर को 1000 रेन में खरीदने की पेशकश कर देता है। मालिक अविश्वास में जड़ हो जाता है, फिर कृतज्ञता से सिर हिला देता है, भावनाओं से भरकर। कुछ ही देर बाद एलिस उसके पास आती है। उसकी आवाज धीमी और अनिश्चित होती है और वह कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि उसने उसके लिए जो कुछ किया है उसका बदला वह कैसे चुकाए। लेकिन नूह नरमी से उसे बताता है कि वह उस पर कुछ भी नहीं चुकाती, वह बस यही चाहता है कि वह गाती रहे, अपने सपने के पीछे भागती रहे और उसमें अपना पूरा दिल डाल दे। उसकी आंखें भर आती है और एक गर्मजोशी भरी दिल से निकली मुस्कान के साथ वह सिर हिला देती है। नूह फिर अपनी सीट पर लौट जाता है और बाकी रात शांति से बिताता है, उसकी आवाज की मुलायम चमक में डूबा हुआ जो पूरे कमरे को भर देती है। यहीं इस एपिसोड का अंत होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें।